आपका स्वागत है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 7th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर को मिस ना करें और हमारे साथ बने रहें। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक अवर टू चैनल लर्न अड्डा। आइए बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 7th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन में ह्यूमन में न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए 5 प्रोसेस होती है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 5 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? फर्स्ट प्रोसेस हम लोग सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या पढ़े थे? इंजेशन पढ़े थे बच्चों। इंजेशन जो है फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस क्या पढ़े थे इंजेशन के बाद? डाइजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन होता है। अब सब होने के बाद लास्ट प्रोसेस क्या है? इजेशन प्रोसेस है। यही 5 प्रोसेस से ह्यूमन न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? लीवर होती है बच्चों। लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिल इन द ब्लैंक्स जूस विच एक्ट ऑन फूड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज करती है, उसके साथ में कौन सा जूस रिलीज करती है जिससे फूड पे डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है। स्टमक कौन सा जूस रिलीज करती है? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है बच्चों। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल में कौन सा ऐसा होता है जो ऑब्जर्प्शन हो सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है डाइजेस्ट फूड को। ठीक है, और बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो सकती है। तो वो एक ही है, वो विल्ली है। ठीक है, विल्ली जो है वो फूड को ऑब्जर्व करती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। ओके बच्चों, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द, मतलब कि अमीबा कहाँ पे डाइजेस्ट करती है फूड को? तो फूड वॉकल में करती है। कहाँ करती है बच्चों? फूड वॉकल में करती है। फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 क्वेश्चन हो गया जो हम लोग डील कर लिए। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। जब ट्रू स्टेटमेंट होगा तो टी मार्क करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो एफ मार्क करेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। ये ट्रू है कि फॉल्स है? स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन होना, स्टार्च का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होना, ये तो फॉल्स है क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है बच्चों। ये क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? फॉल्स हुआ, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है, ना कि स्टमक से। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द टंग हेल्प मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। तो टंग का काम ही है कि फूड को मिक्स करे किसके साथ? सलीवा के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ बच्चों। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ। सेकंड में क्या कहता है? द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है लीवर के द्वारा, तो उसमें टेम्परली होता है। क्यों होता है? क्योंकि फूड जब जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज होने लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सैलड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यूड इट फॉर सम टाइम्स। ठीक, तो इसमें कहता है कि जो रूमिनेंट हुआ, रूमिनेंट में कैटल हुआ, काऊ हुआ, वो जो है ग्रास को ब्रिंग बैक फिर से मुंह में ले लेता है। ठीक है, और उसके चिबाते रहता है कुछ समय के लिए। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू हुआ। ठीक है, क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि जितना ज्यादा वो चबाएगा उतना ही सिंपल सबस्टेंस में फूड होगा और उतना ज्यादा बैक्टीरिया उस पर एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये ट्रू हुआ।
ठीक, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। तो इस लेक्चर में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स का 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे का लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देख लिया है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करती है, करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, तो फैट किस ऑर्गन में डाइजेस्ट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्ट ऑब्जर्व मेनली इन, तो अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल जो है, अनडाइजेस्ट फूड, वो उससे वाटर किस ऑर्गन में ऑब्जर्व होती है, तो लार्ज इंस्टेंटाइन में ऑब्जर्व होती है बच्चों। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फ्लोबिंग। फोर्थ क्वेश्चन जो है मैच द फ्लोबिंग है। ठीक है, तो मैच द फ्लोबिंग देख लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होती है बच्चों, शुगर में चेंज होती है। प्रोटीन किस में चेंज होती है, अमीनो एसिड में चेंज होती है। ठीक है बच्चों, अब फैट किस में चेंज होती है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज होती है। ये तो रहा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाट इज रिली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो ऑब्जर्व करना कि इसमें मार्क क्या किया हुआ, विली को मार्क किया हुआ, लोकेशन को मार्क किया हुआ और फंक्शन को मार्क किया हुआ। तो इसमें 3 क्वेश्चन निकला, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एराइज हुआ। पहला क्या कहता है कि विली क्या होती है। ठीक है, तो विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को होती है। ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ होता है, तो उसका लोकेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल में होता है उसका लोकेशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन जो है वो क्या कैसे काम करती है, तो वो सरफेस को इंक्रीज करती है। किस लिए इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन करने के लिए, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। जो डाइजेस्टेड फूड हुआ उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। और क्यों करने के लिए, उसके बाद वह जो है ब्लड विशन में घुला देने के लिए। ठीक है, तो ब्लड के साथ घुलेगा तो उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होगा, सारे सेल में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन जाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन, बिल्ली का फंक्शन इतना ही है बच्चों कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किस लिए इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है। ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज करता है। ठीक है, अब क्यों करता है, क्योंकि उसको उस न्यूट्रिशन से, डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिशन को सब सेल में पहुंचाना है। तो सब सेल में कैसे पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ब्लड में मिला देता है और वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो रहा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका। इसी में और क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ठीक है, सेकंड क्या कहता है कि इससे क्या डाइजेस्ट होता है, कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले वाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट और ग्लैंड है पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरे बॉडी का, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो होता है लीवर में। ठीक, वाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन का आता है कि विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, कौन सा कंपोनेंट जो है फूड का वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट करने में सिर्फ फैट को हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। उसका प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से। अब यहाँ पे देख लेते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस वो होती है जो फैट का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस वो होती है जो फैट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब बच्चों क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि वह जितना ज्यादा फैट इंक्रीज होगा सरफेस एरिया उतना ही बड़ा दिखेगा कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो बाइल जूस छोटे छोटे टुकड़े करती है फैट की। ठीक है, इमल्सिफिकेशन समझ गया। इमल्सिफिकेशन जो है वो प्रोसेस है जिससे फैट का साइज बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा दिखेगा। तो बड़ा दिखेगा तो उसका छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। अब छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए जाते हैं, क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है बच्चों, ये तो रहा
6 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7th क्या कहती है। 7th कहती है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे समझना और अच्छा से ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो पहला तो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना, ठीक है ना बच्चों। कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सेल्यूलोज है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्वेश्चन है कहती है कि दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन। वो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट होती है लेकिन ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होती, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले हम रूमिनेंट का स्टोमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। उसमें 4 चेंबर होता है। पहला को रूमेन कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं, रेटिकुलम, तीसरा को ओमेशम और चौथा को एबोमेशम कहते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो रूमेन में क्या होती है, रूमेन में बैक्टीरिया जो है अपना फर्मेंटेशन करती है, एक्टिविटी करती है। तो बैक्टीरिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन ह्यूमन में तो बैक्टीरिया होती नहीं है स्टमक में, उसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस। तो इसीलिए यह जो है सेलुलोज वह ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता और रूमिनेंट में डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ बैक्टीरिया से ही डाइजेस्ट होता है सेलुलोज, ये गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस से सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए रूमिनेंट में बैक्टीरिया के होते हैं, इसीलिए डाइजेस्ट हो जाता है, और ह्यूमन में बैक्टीरिया नहीं होती है तो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का डील करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो वाई डू गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलता है, इसका यही क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलता है। ग्लूकोज जो है एक सिंपल शुगर होता है, सिंपल शुगर होता है, इसीलिए वो रिडली जो है आसानी से कर लेता है, ठीक है। वो रिडली एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के द्वारा। वो पार्टिसिपेट नहीं करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता एनर्जी के लिए। वो डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू सारे सेल में चल जाता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अगर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो पूरा फॉलो करेगा प्रोसीजर को, इसीलिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, सिंपल शुगर होने के होता है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता। वो डायरेक्ट किस में घुल जाता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू सारे सेल में चल जाता है। बस इसीलिए जो है इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है ग्लूकोज से। तो प्रिफेयर करते हैं जिसका एनर्जी कम होता है, इसीलिए डॉक्टर उसको प्रिफेयर करता है कि ग्लूकोज लो। ग्लूकोज लेने से क्या होता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अब क्यों मिलता है इंस्टेंट एनर्जी, वो अभी जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, घुल जाता है ब्लड में, अब ब्लड के थ्रू क्या होता है, सेल तक पहुंच जाता है, ठीक। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा तो पूरा फॉलो करेगा प्रोसीजर को, ठीक। अब आते हैं 9th में। 9th क्वेश्चन क्या कहती है कि 9th क्वेश्चन कहती है डाइजेस्टिव कैनाल को बारे में बताना कि ये कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है बच्चों, ये कहाँ कहाँ पे होती है वो बताना। तो पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जैसा कि मैंने बोला था लेक्चर में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा होता है, विली के द्वारा होता है। विली के द्वारा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे वो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब सेकंड क्या करता है, च्यूइंग ऑफ फूड, फूड का चिबाना कहाँ होता है, माउथ में होता है। किसके द्वारा होता है, टीथ के द्वारा होता है बच्चों, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहती है, थर्ड क्वेश्चन कहती है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का किलिंग कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। किसके द्वारा होता है, HCl के द्वारा होता है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है किसमें, स्टमक में, ठीक। अब फोर्थ क्या कहती है, फोर्थ कहती है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। वहां पे वाइल जूस और पैनकेटिक जूस जाती है, इलियम में लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जैसा कि मैंने लेक्चर में बोला था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहती है, फॉर्मेशन ऑफ फेज। फेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेक्टम में होता है बच्चों, ठीक है। अब फेज क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानना है कि फेज क्या होता है, ठीक है। तो फेज उसे कहते हैं जो रिमूविंग मटेरियल होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम फेज कहते हैं, ठीक है। अनवांटेड फूड, अनडाइजेस्ट फूड को हम फेज कहते हैं, जो रेक्टम और एनस के द्वारा निकलता है, ठीक है बच्चों। ये तो रहा 9 तक का क्वेश्चन जो हम लोग आज डील कर लिए हैं। आया क्वेश्चन आगे का लेक्चर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए थे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहती है और इसके बारे में समझते हैं,
ठीक है। तो टेंथ क्या कहती है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी बताना और एक डिफरेंस बताना, किसके किसके बीच बहुआ, किसके किसके बीच, अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच। ठीक है, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है और ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होता है। सिमिलैरिटी होता है कि दोनों हेटरोट्रॉप्स होते हैं बाबू। ठीक है, दोनों क्या होती है, हेटरोट्रॉप्स होती है। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है कि दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड होता है, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है फूड अपने के लिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स होता है। अब आइए दूसरा कि दोनों में 5 प्रोसेस होती है। दोनों में कितने प्रोसेस है बच्चों, 5 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। ये दोनों में होता है, अमीबा में भी होता है और ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, और दोनों हेटरोट्रॉप्स होती है, अमीबा भी हेटरोट्रॉप्स होती है और ह्यूमन बीइंग भी हेटरोट्रॉप्स होती है। तो ये तो हुआ सिमिलैरिटी के बारे में। अब आइए डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं। तो अमीबा क्या होता है बच्चों, अमीबा जैसा कि मैंने बोला था, अमीबा एक सेल का होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो एक सेल का होता है उसमें, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, पूरे सेल में होगी। ठीक है, एक ही सेल में होगी लेकिन पूरे सेल में होगी ये प्रोसेस, 5 प्रोसेस। तो अमीबा का डिफरेंस हो गया कि वह प्रोसेस क्या होती है, सेल में होती है बच्चों। ठीक, अब आ जा डिफरेंस किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जितना भी ऑर्गेन है सब पार्टिसिपेट लेती है, किसमें, डाइजेस्टिव प्रोसेस में। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस में पूरा जो ऑर्गेन का पार्ट है वह डाइजेस्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का डिफरेंट डिफरेंट मैनर होता है। ठीक, और इसमें एक ही मैनर होता है कि सेल में होता है और सेल में डाइजेस्ट होकर साइटोप्लाज्म मिलता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन इसमें तो बहुत सारा प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में बहुत सारा ऑर्गेन भी पार्टिसिपेट लेती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ और ये सिमिलैरिटी हुआ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आइए 11th में। 11th क्वेश्चन कहता है, ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग करने का मतलब कि मिलान करने वाला है बच्चों। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मिलान होती है। तो सबसे पहले सलीवरी ग्लैंड। सलीवरी ग्लैंड क्या सिक्रेशन करता है, कौन सा एंजाइम का, सलीवा एंजाइम का। ठीक है, तो इसका सलीवा हुआ। अब आइए स्टमक। स्टमक क्या करती है, एसिड को रिलीज करती है। कौन सी एसिड को रिलीज करती है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। तो एसिड रिलीज इसका मिला दो। ठीक है, अब आइए लीवर। लीवर क्या करती है, कौन सा एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस को, बाइल जूस सिक्रेशन। तो बाइल जूस सिक्रेशन सही हुआ इसका। अब आइए रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रिलीज ऑफ फेजेस। जैसा कि मैंने बोला फेज क्या होता है, फेज होता है अनडाइजेस्ट फूड, जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको फेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो रिलीज करती है फेज को, रेक्टम से फेज रिलीज होता है, अनडाइजेस्ट फूड रिलीज होता है, अनवांटेड फूड रिलीज होता है। ठीक है, तो अनवांटेड फूड है तो उसको तो बॉडी से रिमूव करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे हम अनवांटेड फूड को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। ठीक है, अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो ये सही है, कंप्लीट डाइजेशन। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, उसमें वाटर का एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये भी सही है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम देना, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13 क्या कहता है, कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ मटेरियल, वेजिटेबल, लीव्स, ग्रास। ठीक है, तो ये कहता है कि क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं रॉ मटेरियल पे, मतलब कि वेजिटेबल के रॉ मटेरियल पे, जैसे में पत्ती पे, हरा पत्ती पे, ग्रास हो गया, वेजिटेबल हो गया, जो कुक नहीं है, रॉ है। ठीक है, तो उस पे क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे डिस्कस करना है इसमें 13 क्वेश्चन नंबर में। तो क्या कहता है कि हम लोग जो सर्वाइव नहीं कर सकते, वी कांट सर्वाइव ओनली रॉ मटेरियल पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन का जो जरूरत होता है वो नहीं मिल पाएगा बच्चों। यहाँ पे समझना मेरी बात को। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन का नहीं मिल पाएगा, जो न्यूट्रिशन को बॉडी के जरूरत है वो नहीं मिल पाएगा इसमें।
तो क्या क्या बॉडी के लिए जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, प्रोटीन जरूरत है, लिपिड जरूरत है, विटामिन जरूरत है और मिनरल्स भी जरूरत है। तो ये सब हम लोग के लिए जरूरत है और रॉ मटेरियल से, वेजिटेबल के रॉ मटेरियल से नहीं मिल सकता है। ठीक, और एक और ऑप्शन इसमें है क्या, कि जो रॉ होता है, वेजिटेबल का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, वो आसानी से नहीं डाइजेस्ट होता कुक फूड के कंपेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, कुक फूड है, तो उसमें डिफरेंस क्या? कच्चा रॉ मटेरियल ऑफ वेजिटेबल, मतलब रॉ मटेरियल ऑफ वेजिटेबल क्या होता है? कच्चा होता है, ठीक है, पकता नहीं है। ठीक है, तो वो कच्चा होता है तो कम डाइजेस्ट करता है एज कंपेयर ऑफ कुक फूड ऑफ वेजिटेबल। मतलब कि पकने के बाद उसमें क्या होती है कि पकने के बाद उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सॉल्युबल हो जाता है और बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें यही बात हुई कि क्यों हम लोग रॉ मटेरियल को नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला। दूसरा है कि रॉ मटेरियल ऑफ वेजिटेबल जो है बच्चों, वह आसानी से नहीं पच पाती है एज कंपेयर ऑफ कुक फूड, जो पका हुआ भोजन होता है। ठीक, इतना ही था आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में 1 to 13 क्वेश्चन।